हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। तो आप सुन रहे थे मेरे साथ लव यू जिंदगी भाग 5। एक मीटिंग के कारण मोंटी को आज ऑफिस देर तक रुकना पड़ा। वह जल्दी घर जाना भी नहीं चाहता था क्योंकि बीती शाम ही उसकी रुचिका से खाने को लेकर हल्की सी झड़प हुई थी और तब से रुचिका में और उसमें कोई बात नहीं हुई। सुबह का नाश्ता भी उसने बाहर ही किया था और लंच ऑफिस में। मीटिंग रूम में बैठा मोंटी बार बार फोन को देखता और रख देता। उसे ऐसा करते देखकर गौतम ने कहा, क्या हुआ भाई, फोन से कोई बाहर आने वाला है क्या? हाँ नहीं, कुछ नहीं, वो आज थोड़ा लेट हो गया ना, बस इसलिए। मोंटी ने बुझे स्वर में कहा, बस एक प्रेजेंटेशन बाकी है, उसके बाद साथ ही चलते हैं, गौतम ने कहा। आधे घंटे बाद ही मोंटी और गौतम अपना अपना बैग उठाए ऑफिस से बाहर निकल गए। दोनों लिफ्ट में चले आए। गौतम ने देखा मोंटी कुछ उदास नजर आ रहा था तो उसने कहा, क्या हुआ मानव, तू आज बड़ा अपसेट दिख रहा है, सब ठीक है ना? बस थकान के कारण, मोंटी ने असल बात छुपाते हुए कहा। हो जाता है, आजकल बॉस तुझे कुछ ज्यादा ही काम देते हैं। सो कैसी चल रही है तुम्हारी मैरिड लाइफ? गौतम ने मोंटी के साथ लिफ्ट से बाहर निकलते हुए पूछा। ठीक चल रही है, मोंटी ने बुझा सा जवाब दिया। ठीक चल रही है? मुझे लगा तू ऑसम कहेगा या फिर अमेजिंग, बट सिर्फ ठीक है, गौतम ने कॉरिडोर में चलते हुए कहा। मोंटी ने सुना तो चलते चलते रुका और गौतम की तरफ पलटकर कहने लगा, इससे बेटर आंसर नहीं है मेरे पास। वैसे भी मेरी मैरिड लाइफ में कुछ ऑसम और अमेजिंग नहीं है। हम दोनों के पास एक दूसरे से बात करने का टाइम तक नहीं होता। मैं अपने जॉब फील्ड में बिजी हूं और वो अपने जॉब में। शादी के बाद कुछ वक्त तक सब ठीक था, अच्छा था, लेकिन अब छोड़ना यार, तू नहीं समझेगा। मोंटी की बात सुनकर गौतम को समझ आ गया कि मोंटी क्यों परेशान है। उसने मोंटी की तरफ देखा और कहने लगा, भाई सुन, कुछ नहीं हुआ है, तेरी लाइफ बस थोड़ी सी बिजी हो गई है। जब से तेरा प्रमोशन हुआ है तेरा काम बढ़ गया है, जिसकी वजह से तेरे और भाभी के बीच की बॉन्डिंग थोड़ी बिगड़ गई है। अगर ऑफिस के बाद का टाइम तू भाभी के साथ बिताए तो हो सकता है चीजें थोड़ी सुधरे। तू एक काम क्यों नहीं करता, इस वीकेंड उसे लेकर कहीं घूमने चला जा। जगह बदलेगी तो हो सकता है तुम दोनों के बीच की बॉन्डिंग फिर बन जाए। हाँ तू सही कह रहा है, मैं आजकल कुछ ज्यादा ही बिजी हो गया हूँ। थैंक्स यार, तुझे अपनी प्रॉब्लम बताकर थोड़ा लाइट फील कर रहा हूँ, मोंटी ने कहा तो गौतम मुस्कुरा उठा और कहा, देख भाई, लव मैरिज हो या अरेंज, दोनों की सफलता का एक ही राज है, बीवी को हर हाल में खुश रखना। वो खुश तो हम खुश और हमारी शादीशुदा जिंदगी भी खुश। चल बाय, मैं चलता हूँ। मोंटी को रुचिका का ख्याल आया, घड़ी में टाइम देखा और फिर पार्किंग की तरफ चला गया। उसने अपनी गाड़ी निकाली और घर के लिए निकल गया। रास्ते में उसने रुचिका का फेवरेट पेस्ट्री लिया और घर चला आया। दरवाजे पर आकर उसने डोरबेल बजाई। दरवाजा रुचिका ने ही खोला, वो काफी थकी हुई लग रही थी। मोंटी से नाराज थी इसलिए दरवाजा खोलकर वापस चली गई। मोंटी अंदर आया, जूते साइड में उतारे और अपना बैग टेबल पर रख दिया। उसने हाथ में पकड़ा पेस्ट्री का डिब्बा लाकर डाइनिंग टेबल पर रखा और रुचिका से कहा, रुचि वो मैं। रुचिका ने मोंटी की बात नहीं सुनी और खाना टेबल पर रखते हुए कहा, खाना तैयार है, तुम फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। मोंटी फ्रेश होने चला गया और फ्रेश होकर वापस आया। तब तक रुचिका खाना लगा चुकी थी और डाइनिंग के पास बैठी मोंटी का इंतजार कर रही थी। मोंटी ने कुर्सी खिसकाई और चुपचाप आकर बैठ गया। रुचिका ने उसकी प्लेट में चावल रखे, सब्जी रखी, एक कटोरी दाल रखी और एक चपाती रख दी जो कि थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी थी। मोंटी प्लेट में रखे खाने को देखने लगा। वो बाहर से तो बिल्कुल नहीं आया था। रुचिका ने देखा तो अपनी प्लेट में खाना परोसते हुए कहने लगी, चावल थोड़े से कच्चे हो सकते हैं, सब्जी भी थोड़ी जल गई और दाल में थोड़ा पानी ज्यादा हो गया। मैंने रोटी गोल बनाने की कोशिश की थी लेकिन वो थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी। मोंटी ने जब सुना तो उसका दिल भर आया। वह उठा और रुचिका को गले लगाकर कहा, आई एम सॉरी रुचि, मुझे कल तुम पर इस तरह से नहीं चिल्लाना चाहिए था, तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, मुझे माफ कर दो।
रुचिका ने सुना तो मुस्कुरा उठी। उसका गुस्सा पल भर में गायब हो गया और उसने कहा, हे मोंटी, तुम इमोशनल बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हो। चलो अब खाना खाओ वरना ठंडा हो जाएगा। मोंटी की आंखें नम थी। रुचिका ने उसके लिए पहली बार खाना बनाया था। उसने अपनी आंखों के किनारे साफ किए और कुर्सी पर आ बैठा। मोंटी ने एक निवाला तोड़ा और रुचिका को खिलाते हुए कहा, तुमने इतनी मेहनत की इसलिए पहला बाइट तुम खाओ। रुचिका ने निवाला खाया और कहा, नॉट बैड, ये इतना भी बुरा नहीं बना है। मोंटी ने सुना तो एक निवाला तोड़कर खाया। खाना ज्यादा टेस्टी नहीं था, लेकिन वो रुचिका ने बनाया है। मोंटी तो ये जानकर ही खुश हो गया। उसने खाते हुए कहा, वैसे एक दिन में तुमने ये सब सीखा कैसे? टनटना। रुचिका ने अपना फोन मोंटी के सामने करके कहा। मोंटी ने देखा वीडियो कॉल पर उसकी मम्मी थी। माँ, चरण स्पर्श, कैसे हैं आप? मोंटी ने खुश होकर कहा, नालायक, आज मेरी बहू ने फोन किया तो चरण स्पर्श, ऐसे तो तू कभी माँ को याद ही नहीं करता। मोंटी की मम्मी ने उसे डांट लगाते हुए कहा, माँ थोड़ा और डांट लगाइए इसे, ये बहुत केयरलेस हो गया है। रुचिका ने अपनी सास की साइड लेते हुए कहा, अरे माँ, मैं बस आपको फोन करने ही वाला था, आपको कुछ बताना था। अगले हफ्ते मेरे ऑफिस से 3 दिन की छुट्टी है, तो मैं और रुचि घर आ रहे हैं। मोंटी ने कहा तो उसकी मम्मी के चेहरे पर खुशी के भाव झिलमिलाने लगे और उन्होंने कहा, तू सच कह रहा है ना? कितने दिन हो गए तुम दोनों से मिले? मैं तो अपनी बहू को ठीक से प्यार भी नहीं कर पाई और तू इसे ले गया। अरे माँ, इस बार कर लेना और थोड़ा ज्यादा ही करना, देखो कितनी दुबली हो गई है आपकी बहू। मोंटी ने रुचिका के गाल खींचते हुए कहा, ए, छेड़ मत उसे। मोंटी की मम्मी ने कहा तो रुचिका ने मोंटी के हाथ से फोन लिया और कहा, माँ, ये हमेशा ऐसे ही करता है। मैं तो आपसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूं। जल्दी आना, मैं इंतजार करूंगी। मोंटी की मम्मी ने कहा। थैंक यू माँ। रुचि ने कहा। थैंक यू किस लिए बेटा? आज आपने खाना बनाने में इतनी हेल्प जो की। रुचिका ने खुश होकर कहा, इसमें थैंक यू कैसा? मैं जानती हूँ मेरी बहू बहुत होशियार है, जल्दी ही सब सीख जाएगी। इस बार लखनऊ आओगी तो तुम्हें और अच्छे से रेसिपी सिखा दूंगी। मोंटी की मम्मी ने कहा। थैंक यू माँ, लव यू, मैं फोन रखती हूँ, कहकर रुचिका ने फोन काट दिया। मुझसे तो तुमने कभी नहीं कहा लव यू, मोंटी ने कहा। तुमसे कहा है तभी तो आज हम दोनों यहाँ साथ साथ हैं। रुचिका ने हल्का सा पंच मोंटी की बाह पर मारते हुए कहा और फिर दोनों बातें करते हुए खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद रुचिका जैसे ही उठने को हुई, मोंटी ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस बैठाते हुए कहा, बैठो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। क्या? रुचिका ने हैरानी से मोंटी की तरफ देखकर कहा। मोंटी ने साइड में पड़ा बॉक्स रुचिका के सामने किया और उसमें रखी पेस्ट्री निकालकर प्लेट में रखते हुए कहा, तुम्हारी फेवरेट चोको चिप पेस्ट्री। रुचिका ने देखा तो उसकी आंखें चमक उठी, लेकिन अगले ही पल उसे याद आया कि उसके बढ़ते वजन की वजह से उसे बाहर का खाना मना है। वह लाचारी से मोंटी को देखने लगी तो मोंटी ने कहा, 5-10 किलो वजन ज्यादा हो भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा। लो अब खाओ, 1 मिनट, मैं तुम्हें अपने हाथ से खिलाता हूं। मोंटी रुचिका को अपने हाथ से खिलाने लगा। मोंटी में अचानक से आया बदलाव देखकर रुचिका भी काफी खुश थी। पेस्ट्री खाने के बाद रुचिका ने खाने के बर्तन उठाए और उन्हें सिंक में रख दिया। मोंटी ने हाथ धोए और तौलिए से पहुंचते हुए किचन एरिया में रुचिका की तरफ चला आया और कहा, थैंक यू माई लव, आई लव यू। रुचिका मुस्कुराई और मोंटी को बर्तन धोने के सिंक के सामने लाकर खड़ा किया और कहा, आई लव यू टू। ये क्या है? मोंटी ने हैरानी से कहा, बेबी, रिलेशनशिप में आई लव यू कहने से काम चल जाता है, लेकिन शादी में बर्तन भी धोने पड़ते हैं। चलो लग जाओ काम पर, रुचिका ने शरारत से कहा और फिर किचन प्लेटफॉर्म को साफ करने लगी। मोंटी ने डिश वॉश उठाया और प्लेट पर मलते हुए कहा, अब समझ आया लोग शादी करने से बचते क्यों हैं। रुचिका ने सुना तो मुस्कुराने लगी। शाम में सार्थक अपार्टमेंट आया। उसने बाइक पार्किंग में लगाई और अपना बैग लेकर जाने लगा।
तो कॉरिडोर में खड़ी मिसेस आहूजा और मिसेस गुप्ता की नजर उस पर पड़ी और मिसेस आहूजा ने दबी आवाज में कहा, मिसेस गुप्ता, जरा देखिए मिसेस शर्मा की लड़की को। उसे देखकर ही लग रहा है जैसे किसी से झगड़ा करके आया हो। हाँ मिसेस आहूजा, मुझे भी यही लगता है। मिसेस शर्मा तो बड़ी डींगे हाँकती है अपने बेटे बहू के बारे में, लेकिन इनका सच तो देखकर पता चल रहा है कि कौन कितना पानी में है। मिसेस गुप्ता ने कहा, अरे उनकी बहू तो पहले भी घमंडी ही थी, अब भी वैसी ही है। ना अपार्टमेंट की मीटिंग में आती है, ना ही किसी से हंसना बोलना, दिन भर अपने घर में ही रहती है। मैंने तो ये तक सुना है कि मिसेस शर्मा का उस पर खास कंट्रोल है। मिसेस आहूजा ने कहा, वो कैसे? मिसेस गुप्ता ने पूछा, अरे आपको याद नहीं वो लड़का? अरे मिसेस शर्मा की बहू का आशिक, दुर्गा पूजा के समय जिसने यहाँ आकर हंगामा किया था। वैसे मुझे तो गलती उनकी बहू की लगती है, वरना किसी लड़के में इतनी हिम्मत कि वो ऐसे सबके सामने उसका हाथ पकड़ ले। मिसेस आहूजा ने कहा, खैर छोड़िए, हमें क्या, आइए चलते हैं। कहते हुए मिसेस गुप्ता मिसेस आहूजा के साथ अपने फ्लैट की तरफ बढ़ गई। सार्थक लिफ्ट से ऊपर आया और अपने फ्लैट के सामने आकर बेल बजा दी। दरवाजा शीतल ने खोला। जब उसने सार्थक को ऐसी हालत में देखा तो घबराते हुए कहा, सार्थक, ये क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? ये कैसे हुआ? सार्थक चुपचाप अंदर चला आया और अपना बैग शीतल को देते हुए कहा, मैं फ्रेश होने जा रहा हूं, मेरे लिए एक कप चाय बना दोगी प्लीज? शीतल ने परेशानी भरे स्वर में कहा। सार्थक अपने कमरे में चला गया। मिस्टर शर्मा अभी घर नहीं आए थे और मिसेस शर्मा अपने कमरे में थी। उन्होंने सार्थक को इस हालत में नहीं देखा था। शीतल सार्थक की खामोशी के बारे में सोचते हुए उसके लिए चाय बनाने लगी। सार्थक अपने कमरे में आया और बाथरूम में चला आया। उसने शर्ट निकाला और शावर चला दिया। पानी की फुहारें उस पर गिरने लगी। उसने अपनी आंखें मूंद ली। उसकी आंखों के सामने एक बार फिर राज का चेहरा आने लगा। उसके कानों में राज की कही बातें गूंजने लगी। सार्थक चाहकर भी वो सब नहीं भूल पा रहा था। सार्थक, 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 तुम्हारी चाय। तुम ठीक हो ना सार्थक? शीतल की आवाज सार्थक के कानों में पड़ी तो उसकी तंद्रा टूटी। वह अपने होशो हवास में आया और बाथरूम से बाहर निकल आया। सार्थक अपने बाल पोंछते हुए शीतल की तरफ आया तो शीतल की नजर उसके हाथ पर लगी चोट पर चली गई। उसके चेहरे पर परेशानी के भाव उभर आए। वह सार्थक के पास आई और उसका हाथ देखते हुए कहा, ये चोट कैसे लगी तुम्हें? सार्थक, बोलो ना, क्या हुआ? वो घर आते वक्त बाइक स्लिप हो गई थी, उसी से ये थोड़ी सी खरोंच लग गई। सार्थक ने कहा, तुम यहां बैठो, मैं दवा लगा देती हूं। कहते हुए शीतल ने सार्थक को चाय दी और फिर बाहर से दवाई का डिब्बा ले आई। सार्थक बिस्तर पर आ बैठा और चाय पीने लगा। दिमाग में अब भी राज चल रहा था। उसके बारे में शीतल को बताए या नहीं, वह बस यही सोच रहा था। शीतल कमरे में आई और सार्थक के बगल में बैठकर डिब्बे से दवा निकालने लगी। उसने सार्थक का हाथ अपने हाथों में लिया और आहिस्ता आहिस्ता उस पर दवा लगाने लगी। चोट पर दवा लगने से सार्थक को थोड़ी जलन महसूस हो रही थी, लेकिन शीतल को अपनी परवाह करते देखकर अच्छा भी लग रहा था। शीतल बड़े ध्यान से सार्थक के हाथ की मरहम पट्टी कर रही थी कि सार्थक ने एकदम से कहा, आज मैं राज से मिला था। सार्थक के मुंह से राज का नाम सुनते ही शीतल के हाथ एक बार की रुक गए, लेकिन अगले ही पल फिर सार्थक की पट्टी करने लगे। सार्थक ने देखा तो कहा, तुम जानना नहीं चाहोगी उसने मुझसे क्या कहा? शीतल ने सुना तो सार्थक की तरफ देखा और कहा, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने तुमसे क्या कहा, पर हाँ, इस बात से जरूर फर्क पड़ता है कि तुमने उसकी किस बात पर यकीन किया। शीतल की बात सुनकर सार्थक खामोशी से एकटक उसे देखने लगा। शीतल ने सार्थक के हाथ को अपने दोनों हाथों में लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहने लगी, राज मेरा कल था और तुम मेरा आज हो, और अपने आज में मैं किसी राज को नहीं जानती। सार्थक ने सुना तो उसे तसल्ली मिली। राज का ख्याल एकदम से उसके दिमाग से चला गया। उसने आगे बढ़कर शीतल को गले लगाया और कहा, मैं तुम पर खुद से ज्यादा भरोसा करता हूं शीतल। राज जैसे लोग मेरे भरोसे को डिगा नहीं सकते। शीतल ने सुना तो मुस्कुरा उठी और सार्थक के गले लग गई।
सार्थक की मम्मी जब उस तरफ से गुजरी तो शीतल और सार्थक को देखकर मुस्कुरा उठी और आगे बढ़ गई। नैना सौंदर्या जी के साथ घर पहुंची। घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो चुका था। गाड़ी से पार्किंग में आई और फिर सौंदर्या जी के साथ अंदर चली आई। अभी घर आ चुका था। चौधरी साहब अभी घर नहीं आए थे। अभी अपने कमरे में था और भोला किचन में रसोइये से रात का खाना बनवा रहा था। नैना ने सैंडल निकाले और स्लीपर पहनकर अपने बालों को समेटते हुए किचन की तरफ जाने लगी। सौंदर्या ने देखा तो कहा, अरे नैना, चेंज तो कर लो। इट्स ओके मॉम, चेंज करने जाऊंगी तब तक चाय पीने का मूड चला जाएगा। आप पियेंगी? नैना ने पलट कर कहा, नहीं, मैं एक शावर के बाद ग्रीन टी लूंगी। कहते हुए सौंदर्या जी अपने कमरे की तरफ चली गई। माँ बेटा एक जैसे हैं। ग्रीन टी, यक, कॉफी की मौसेरी बहन लगती है ये ग्रीन टी। बड़बड़ाते हुए नैना किचन की तरफ चली आई। नैना को किचन में देखकर भोला ने कहा, अरे मैडम, आपको कुछ चाहिए था तो आपने मुझसे कहा होता, मैं ले आता। भोला भैया, मेरे साथ ये फॉर्मेलिटी मत किया कीजिए, वैसे भी आपकी जान खाने के लिए पड़ोसी। नैना ने इतना ही कहा कि तभी हॉल से अभी की आवाज आई, भोला भैया, मेरे लिए कप कॉफी लाना प्लीज। देखा, नैना ने अपनी आंखें मिचकाते हुए कहा तो भोला भैया हंसने लगे और अभी के लिए कॉफी बनाने लगे। नैना भी उनके बगल में खड़े होकर चाय बनाने लगी और भोला से बातें करने लगी। इस घर में ऐसा कोई नहीं था जिसे नैना पसंद ना हो। चौधरी साहब से लेकर घर में काम करने वाले लोग तक नैना को पसंद करते थे और उसकी बात का कभी बुरा नहीं मानते थे। अभी की कॉफी बनकर तैयार हो चुकी थी और नैना भी अपनी चाय कप में छान चुकी थी। भोला अभी के लिए कॉफी लेकर जाने लगा तो नैना ने कहा, भोला भैया दीजिए, मैं लेकर जाती हूँ। भोला ने कप नैना को दे दिया और नैना वहां से चली गई। तो दोस्तों, ये था लव यू जिंदगी भाग 5। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें लव यू जिंदगी। बाय बाय।